हाँ। अच्छा बच्चे, आपको पता ही होगा जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम। जनरल परवेज मुशर्रफ, उनकी डेथ किस साल हुई थी बेटा? उनकी डेथ हुई थी 5 फरवरी 2023 को। और 5 फरवरी को हम कश्मीर का भी एक डे मनाते हैं। आपको पता है आपको कौन सा डे मनाते हैं? सॉलिडेरिटी डे। हम लोग मनाते हैं कश्मीर सॉलिडेरिटी डे 5 फरवरी। हर साल हम 5 फरवरी को जो है वो हम कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं। और जनरल मुशर्रफ की वफात भी जो है वो 5 फरवरी 2023 को हुई थी। अच्छा बच्चे, जनरल मुशर्रफ को 2019 में जो है वो अदालत ने सजाए मौत जो है वो दी थी फॉर सस्पेंडिंग एंड एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। उसको जो है वो चेंज या उस सजा को रिवर्स किस साल में किया गया था? उस सजा को रिवर्स किया गया था बेटा 10 जनवरी 2000 10 जनवरी 2024 में जो है वो इसको रिवर्स कर दिया गया था। इनको 2019 में सजा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो डेथ सेंटेंस दी गई थी, जिसको 2024 में जो है वो रिवर्स कर दिया गया था। कि वैसे तो इनकी वफात पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उस फैसले को जो है वो कलअदम करार दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैंने नाम लिया बेटा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे चले, पहले मुशर्रफ को बात डिस्कस कर लेते हैं। मुशर्रफ बेटा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 10वें प्रेसिडेंट रहे हैं ये पाकिस्तान के। कौन से साल से लेकर किस साल तक? क्योंकि उसके ऊपर भाई क्या कहते हैं, डिफरेंट लीगल कॉम्प्लिकेशंस और फिर इदारों की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, जिसकी वजह से उस फैसले के ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी थी। मुशर्रफ साहब जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, 10th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 2001 टू 2008। 2008 तक जो है वो पाकिस्तान के ये प्रेसिडेंट रहे, 10वें प्रेसिडेंट। पाकिस्तान के ये कौन से नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं? ये पाकिस्तान के 7th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और अभी जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हजरत क्या नाम है, सैयद आसिम मुनीर साहब, हजरत आसिम मुनीर के, सैयद आसिम मुनीर साहब, वो पाकिस्तान के इस वक्त कौन से नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है? वो पाकिस्तान के 11th नंबर के जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। 7th नंबर के मुशर्रफ साहब थे। अच्छा बच्चे, आप लोगों को मुशर्रफ का पता होगा। मुशर्रफ से पहले पाकिस्तान के जो छठे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके बारे में बच्चों को बहुत कम पता होता है। क्या नाम था उनका, जो छठे नंबर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे? जनरल जहांगीर करामत। ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, छठे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और मुशर्रफ साहब से पहले जो है वो यही जो है वो पाकिस्तान की फौज की कमान संभाले हुए थे। तो खैर बच्चे, इसके बाद दूसरा इवेंट आ जाता है बेटा। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर कुछ स्ट्राइक्स की थी। आपको याद है कौन से महीने में की थी? ये इन्होंने की थी जनवरी के अंदर, जनवरी 2024 में। 16 जनवरी आई थिंक डेट थी। 16 जनवरी को जो है वो ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में एक गांव है जिसका नाम है कोहे सब्ज। कोहे सब्ज, जो कि पंजगोर के साथ जो है वो इलाका है, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर से अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर दूर ये इलाका है। यहां पर जैश अदल जैशुल अदल जो है वो एक सुन्नी ग्रुप है, सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप है, जो कि ईरान के अंदर टेररिस्ट कार्रवाइयों में मुलविस है। उन्होंने जो है वो क्लेम किया कि हमने जो है वो
इनके ऊपर अटैक किया है और इनके जो है वो टेररिस्ट को जो है वो यहां पर मारा है। ये बेसिकली रिस्पांस था 3 जनवरी 2024 को जो है वो ईरान के एक सिटी किरमान के अंदर बॉम्बिंग्स हुई थी। उन बॉम्बिंग के नतीजे में जो है वो इन्होंने फिर आकर ये ईरान ने 16 तारीख को ये हमला किया। पाकिस्तान ने इस अटैक को फुली कंडेम किया था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान ने इसको अनप्रोवोक्ड वायलेशन कहा कि ये जो है वो नाइंसाफी है, ईरान की जो है वो ये गलती है जिसमें हमारी जो है वो कीमती जानों का जो है वो ज़िया हुआ है। जैशुल अदल जो है उन्होंने भी इस बात को क्लेम किया कि ईरान ने वाकई ही हमारी जो है वो हाइडआउट्स पे और हमारे पॉइंट्स पे जो है वो टारगेट किया है। अब इसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया 18 जनवरी 2024 को। 18 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम था मर्ग बार शर्मचार। क्या नाम था? ऑपरेशन मर्ग बार शर्मचार। ठीक है, शर्मचार कहते हैं इंसर्जेंट्स को। ठीक है, और इसका मतलब था डेथ टू इंसर्जेंट्स। इंसर्जेंट्स के लिए की जो मौत है उसका इसका जो है वो टाइटल था। पाकिस्तान ने जो है वो इसमें स्ट्राइक की। इसमें पाकिस्तान ने बीएलए के जो है वो बीएलए के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया और सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है ईरान का, वहां पर जो है वो ये हमला किया। और ये बेसिकली जो सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर भी एक इलाका है सारावान, वहां पर एक्चुअली ये सारी स्ट्राइक्स हुई थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिस्तान बलूचिस्तान तो प्रोविंस था जो पाकिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर शेयर करता है, और उसमें भी इलाका था सरावान, वहां पर जो है वो ये स्ट्राइक्स की गई। पाकिस्तान ने मॉडर्न वेपन्स यूज किए और तकरीबन 20 किलोमीटर तक जो है वो अंदर तक पाकिस्तान दाखिल हुआ और वहां पर जाकर जो है वो ये स्ट्राइक्स करके आया। इन स्ट्राइक्स के नतीजे में ईरान ने क्लेम किया कि 9 लोगों की जो है वो जान जो है वो इस हमले में गई, इस स्ट्राइक में जो पाकिस्तान ने की थी ये गई। और बीएलए ने भी इस बात की जिम्मेदारी ली कि हाँ भाई वाकई ही हमारे जो है वो जानी नुकसान इस टारगेट में हुआ है। अब ये जो अटैक था जो पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में किया, इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि 1988 में इराक ईरान वॉर के बाद, जब 1988 में इराक ईरान वॉर जो है वो एंड हुई थी, उसके बाद ये पहली दफा ऐसा इवेंट था कि किसी मुल्क ने ईरान की सरजमीन को या सरजमीन के ऊपर दाखिल होकर कोई अटैक किया हो। अदरवाइज इससे पहले 1988 से लेकर 2024 17 जनवरी 2024 तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी मुल्क ने ईरान के अंदर इस तरह से दाखिल होकर मिलिट्री स्ट्राइक्स की हो। पाकिस्तान ने जो है वो ये 2024 में किया और बीएलए ने भी इसको माना और ईरान ने भी इसको क्लेम किया कि हमारे जो है वो इतने जो है पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स हुई हैं और ये मामला जो है वो इस तरह से बने। इस हमले के बाद फिर बीएलए ने जो है वो 27 जनवरी 2024 को पाकिस्तानी जो कुछ शहरी थे जो ईरान के अंदर मौजूद थे उनको कत्ल कर दिया। 9 पाकिस्तानी शहरियों को जो है वो ईरान ने नहीं, सॉरी, बीएलए ने वहां पर सारावान के अंदर ही शहीद कर दिया, जो कि ईरान में रह रहे थे पाकिस्तानी। उसके बाद 30 जनवरी को उन्होंने जो है वो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर मच में जो है वो अटैक किया। मतलब पाकिस्तान के अंदर एक टेररिज्म की वेव जो है वो इसके बाद एक चल पड़ी और वो बीएलए की तरफ से जो है वो की गई थी। इस अटैक में 15 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं वो शहीद हुए थे और 6 अटैकर्स जो है वो मारे गए थे। सॉरी, शहीद नहीं हुए थे, इंजर्ड हुए थे, शहीद नहीं हुए थे। तो बच्चे इसकी आपको सारी डिटेल जो है वो पता चल गई है। हाँ जी, वो सारावान के अंदर ही जो पाकिस्तानी ईरान के अंदर रह रहे थे उनके ऊपर जो है वो उन्होंने हमला किया था बीएलए ने। अच्छा बच्चे, बीएलए की हम बात करें, बीएलए जो है जिसे हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहते हैं, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है इसका प्रेसिडेंट कौन है या इसका लीडर कौन है? अभी ये ऑर्गेनाइजेशन सन 2000 में बनी थी और इसका जो अभी मौजूदा लीडर है वो है बशीर ज़ेब। बशीर ज़ेब। और आपको ये भी पता है, हाँ जी, सारावान में ईरान ने नहीं मारा था, दहशतगर्दों ने मारा था पाकिस्तानी सिविलियंस को। बशीर ज़ेब जो है वो इसका लीडर है
और आपको पता है कि एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत जो पाकिस्तान के वजीर भी रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, उनको भी इसका लीडर कहा जाता है। डू यू नो हिज नेम? आप लोग उसका नाम जानते हैं? चले मैं बता दो, बुक्टी कबीले से उनका ताल्लुक है। अकबर बुक्टी का नाम जो है वो इसमें शामिल किया जाता है इनके लीडर्स की लिस्ट में। अलेजिडली उनको लीडर माना जाता है, आल्दो के वो उसके क्लेम करते हैं कि नहीं करते। बहरहाल इनका जो बेटा है वो इसका इस टेररिस्ट ग्रुप का जो है वो लीडर है। इनके बेटे का नाम बता सकते हैं आप? क्या नाम है इनके बेटे का जो इस ग्रुप के साथ अटैच है? इनका बेटा नहीं है, सॉरी, एक्चुअली इनका पोता है, इनका पोता है, इनका पोता है, इनका पोता है ब्रामदाग बुक्टी। इनका ग्रैंडसन है ब्रामदाग बुक्टी। मुझे इसका बेटा याद आ रहा था, बेटा तो इनका जो है वो और है। ब्रामदाग बुक्टी जो है वो इन्वॉल्व है, और आजकल वो स्विट्जरलैंड में होता है। वो स्विट्जरलैंड में इंडिया की फंडिंग पे, बल्कि उसने ओपनली आके टीवी पे क्लेम, उसने एक्सेप्ट भी किया है कि हम जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई में इन्वॉल्व है और हम पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलहदा करेंगे। लेकिन इनका एक और पोता पाकिस्तान की हुकूमत में भी बैठा है, नाम पता है उसका? उनका नाम है शाहजैन बुख्ती। शाहजैन बुख्ती आपको याद होगा, अनवारुल हक काकड़ की जो कैबिनेट थी उसमें मिनिस्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल रह चुके हैं। मच बेटा इलाका है पाकिस्तान का बलूचिस्तान। तो ये आपका आ गया इस ग्रुप के बारे में। तो ये ग्रुप 2000 में बना था। अच्छा बच्चे, यहाँ पे कोई बच्चा बलूचिस्तान से है? बलूचिस्तान से कोई बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ? अच्छा चले आप लोग ही बता दें। हाँ चले, राबेल जो है वो बलूचिस्तान से है। मुझे ये बताएं कि ये जो सरदार होते हैं बलूचिस्तान के, या खास तौर पे बुक्टी कबीले के, उन सरदारों को क्या कहा जाता है? उन सरदारों के लिए खास टाइटल यूज होता है, सरदार भी कहते हैं कहीं पर, और कहीं पर उनको तुमनदार भी बोलते हैं। उनको बेटा तुमनदार भी कहते हैं, तुमनदार। और पख्तून कल्चर में जो है उसको सरदार बोल देते हैं। तो ये भी आपने जो है वो टर्म्स याद रखनी है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग, और बेटा मच के ऊपर अटैक जो है वो 30th को हुआ था। इमरान खान को 10 साल की जो सजा है वो किस डेट को हुई थी बेटा? पाकिस्तान की अदालतों ने इमरान खान को 10 साल की जो है वो सजा दी थी, वो कौन सी डेट को दी थी? 30th जनवरी। और किस केस में दी थी? किस केस में दी थी? स्टेट सीक्रेट को लीक करने के लिए, साइफर केस में। साइफर केस में जो है वो उनको सजा दी गई थी 10 साल कैद की, 30 जनवरी को। अच्छा बच्चे, मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात मुझे चले याद आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है, बता सकते हैं आप लोग? उनका नाम है जस्टिस काजी फायज ईसा। जस्टिस काजी फायज ईसा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद कितनी होती है बेटा? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कितनी है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद जो है 17 है। 17 जो है वो जजेस की तादाद होती है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली फीमेल चीफ जस्टिस का नाम बेटा बता दें, जो पहली फीमेल चीफ जस्टिस हैं। पहली फीमेल जस्टिस का नाम जस्टिस आयशा मलिक है। और दूसरी, जस्टिस आयशा मलिक पहली, और दूसरी कौन है? जस्टिस इकरा शौकत कहाँ से आ गई हैं? जस्टिस मुशर्रत मुसर्रत हलाली। आप बच्चे अपना नाम ना लिखें। जस्टिस मुसर्रत हलाली जो हिलाली जो है वो दूसरी जो है वो क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस हैं वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग। हाँ एक और चीज, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है बेटे?
उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स जो है उनकी रिटायरमेंट एज है। उसके बाद बच्चे आगे मूव करते हैं, एक 65 ईयर्स 65 साल जो है रिटायरमेंट एज होती है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ जाता है जनरल इलेक्शन 2020। कौन सी 2020? 2023 या 4? पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस कौन से साल में हुए थे? 8 फरवरी 2024। ये इलेक्शंस पाकिस्तान की कौन से नंबर की पार्लियामेंट को जो है वो सिलेक्ट करने के लिए हुए थे? पाकिस्तान की 16th पार्लियामेंट को जो है वो सिलेक्ट करने के लिए ये इलेक्शंस हुए थे। और इस पार्लियामेंट ने ओथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 मार्च 2024 को जो है वो ली थी ओथ इस पार्लियामेंट ने। तो ये जो इलेक्शंस हैं बेसिकली होने ये 2023 में थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट और फिर बाकी मामला की वजह से ये 1 साल पूरा जो है वो लेट हो गए। अब इसमें ये हुआ था कि टीवी पे जब तक दिखाया जा रहा था तो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट जो थे, बेसिकली पीटीआई की तो पार्टी लड़ ही नहीं रही थी, उनके आजाद उम्मीदवार लड़ रहे थे और उनको 127 सीट जो है वो शाम तक, बल्कि रात तक, मुझे याद है कि मैंने जब देखा था तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ को हराया था उनकी उस्मान डार की वालिदा ने। तो उसके बाद जो है वो सो गए थे, मुझे दुख बहुत हो गया था कि ख्वाजा आसिफ कैसे हार सकता है। तो बस उसी दुख में मैं सो गया था। सुबह उठे तो पता चला है कि पीटीआई जो है वो हार गई है और वो ख्वाजा आसिफ जो है वो जीत गया है। उसको पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट की जो है वो सीट्स 93 होगी 127 से, और मुस्लिम लीग ने 75 सीट जीती, पीपल्स पार्टी ने 54 सीट जीती। और सिंध में बड़ी पार्टी जो है वो क्या कहते हैं आपकी बनी पीपल्स पार्टी, और पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी पार्टी बनी मेरी हमारी अपनी जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज सीरत नवाज शरीफ, वो वाली पार्टी। ठीक है, पीएम नवाज शरीफ, बचे क्या बोल रहे हैं आप, सीरत नहीं है, शवार शरीफ है, नवाज शरीफ। उसके बाद अब बच्चे इस इलेक्शन के अंदर जो पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन है, नाम बता सकते हैं उनका नाम क्या है पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन का? शाबाश। इमरान खान? बेटा नहीं, इमरान खान नहीं अभी है, उनका नाम है गौहर अली खान। गौहर अली खान जो है वो चेयरमैन है पीटीआई के, सेकंड चेयरमैन है पीटीआई के। और उनके अकॉर्डिंगली पीटीआई 180 सीट्स जीत रही थी, 180 सीट्स जीत रही थी, लेकिन बाद में जो है वो उनके साथ जो है वो धोखा हो गया। बहरहाल एक 13 तारीख को, 13 फरवरी 2024 को ये फैसला हुआ कि एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी जिसमें तमाम पार्टीज यानी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पीएमएल-एन, पीएमएल-क्यू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बाप पार्टी यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये सारी मिलके जो है वो एक मुश्तरका हुकूमत बनाएंगी। अब इसमें एक और चीज भी बची इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थोड़े से इलेक्शंस के हवाले से, कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कितनी है? 127 मिलियन। 127 मिलियन पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स थे अकॉर्डिंग टू जुलाई 25 2023। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ये जारी किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं उनकी तादाद है 127 मिलियन। 2018 में ये तादाद थी 106 मिलियन। तो पाकिस्तान के अंदर अप्रोक्सीमेटली 21 मिलियन जो है वो वोटर्स का इजाफा हुआ पिछले 6 साल के अंदर। उसके बाद अब इन वोटर्स में से जो खवातीन वोटर्स की तादाद थी वो थी 58.5 मिलियन। ये वुमेन वोटर्स की तादाद थी। और ये टोटल जो पॉपुलेशन का 46.6% जो है वो, सॉरी 46% ही जो है वो ये बनाती थी। और मर्दों की तादाद ज्यादा हुई, मर्दों की तादाद जो है वो 68.5 मिलियन मेल थे, और ये ओवरऑल परसेंटेज का जो है वो 54% बना रहे थे। तो ये 127 मिलियन वोटर्स में से ये एक रेशो थी कि 68.5 मिलियन जो है वो मर्द थे और 58.5 मिलियन जो है वो खवातीन थी। अब 2024 में
फीमेल वोटर्स का जो टर्न आउट था, यानी कि वोटर्स का टर्न आउट, वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? फीमेल वोटर्स का जो टर्न आउट था वो डिक्रीज हुआ। 2018 में अप्रोक्सीमेटली 46.8% वुमेन ने जो है वो वोट डाला था, और 2024 में ये कम होके 41.3% तक चला गया। तो खवातीन की रेशो जो है वो डिक्रीज हुई, और मर्दों का टर्नआउट जो है वो इंक्रीज हो गया। 2018 में 56.01% मर्दों ने वोट डाला था, जो कि 24 में बढ़ के 58.7% तक चला गया। तो मर्दों की जो रेशो है वो इंक्रीज हुई, खवातीन की रेशो जो है वो डिक्रीज हो गई। ईसीबी के तहत तकरीबन 17,800 लोगों ने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे। किसके लिए? सूबाई असेंबली की सीटों के लिए और नेशनल असेंबली की सीटों को मिला के। ठीक है। और मेरी आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? इनमें से अप्रोक्सीमेटली 5,000 के करीब जो है वो कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट आगे गए, मतलब नेशनल असेंबली की लेवल पे अगर हम बात करें, नेशनल असेंबली के लिए इन 17,800 लोगों में से सिर्फ 5,000 लोग नेशनल असेंबली के लिए गए, और 5,000 लोगों में से वुमेन की तादाद थी सिर्फ 312। 312 वुमेन थी, और ये दो ट्रांसजेंडर थे। दो ट्रांसजेंडर से, बाकी सारे मर्द थे। और ये सारे के सारे जो है वो कितनी सीट्स के लिए लड़ रहे थे? ये सारे के सारे कंपीट कर रहे थे 266 जनरल सीट्स के लिए। 266 जनरल सीट्स के लिए जो है वो ये लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि 312 खवातीन और बाकी सारे मर्द, और दो ट्रांसजेंडर को भी खवातीन के साथ मिला ले तो 314 के अलावा बाकी मर्दों की सीट थी, तो कितने परसेंट खवातीन ने जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया? ये लेस देन 10% बनती है, कोई रेशियो तकरीबन 7% 6.5% के करीब जो है वो परसेंटेज बननी चाहिए। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, तो इतनी कम तादाद में जो है वो खवातीन ने जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। और सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स थे वो मुस्लिम लीग नवाज और काफ के बाद, काफ और मुस्लिम लीग ने जो है वो सॉरी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक सियासी जमात से कम कैंडिडेट जो है वो उतारे थे। पीपल्स पार्टी ने उतारे थे 219, मुस्लिम लीग नवाज ने उतारे थे 212। इन दोनों से ज्यादा इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट खड़े किए थे एक तीसरी पार्टी ने। क्या नाम है उस पार्टी का? एक तीसरी पार्टी ने, पीटीआई तो बच्चे पार्टी थी नहीं ना, उसको तो साइड पे कर देना। पीपल्स पार्टी ने 219 की सीटों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, और मुस्लिम लीग नवाज ने 212 सीट्स पे अपने कैंडिडेट खड़े किए। इनसे ज्यादा एक और पार्टी ने सीट्स खड़े किए थी, अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। मुझे उस पार्टी का नाम बता दें। चले, उसका नाम जो है ना, उसके नाम में जो है वो पी आता है। पी आता है उस पार्टी के नाम पे, शुरू में टी आता है। टीटीपी बेटा, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान इलेक्शन लड़ती है। टीएलपी, टीएलपी जो है इन्होंने इलेक्शंस के अंदर जो है वो कॉन्टेस्ट किया था, और ये सबसे इन दोनों पार्टी से ज्यादा जो है वो कैंडिडेट्स उतारने में कामयाब हुई थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौजूदा जो लीडर है उनका नाम पता है बेटा क्या है? साद रिजवी, मौलाना साद रिजवी साहब। ठीक है, मौलाना साद रिजवी साहब, वो खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे हैं। वो जो है वो अभी इनके जो है वो लीडर हैं। उसके बाद बच्चे आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को कुछ रियलाइज हुआ कि एक शख्स को जो है वो सजा जो दी गई थी वो गलत सजा थी, उसको सजाए मौत नहीं दी जानी चाहिए थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये कहा कि उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। उन पर्सन का नाम आप बता सकते हैं बेटा? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 मार्च को
6 मार्च को एक वर्डिक्ट दिया और कहा कि जी इनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया था और इनकी जो एग्जीक्यूशन थी, जो इनको फांसी पे लटकाया गया, वो गलत था। अब इसकी डिटेल्स थोड़ी सी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के जो 4th प्रेसिडेंट हैं और आई थिंक 9th प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम है इनका, जुल्फिकार अली भुट्टो, इनको जो एग्जीक्यूट किया गया, इनको जो सजा दी गई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं थी, बल्कि उनको सजा देने के लिए जो एविडेंस रिक्वायर्ड थे वो एविडेंस जो है वो इनकम्प्लीट थे या नॉट इनफ थे कि आप उनकी बेस पे किसी शख्स को जो है वो सजाए मौत दे दें। और उन्होंने रीजन ये बताई कि क्योंकि उस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ था और मार्शल लॉ में जो है वो अदालतें आज़ाद नहीं होती, लोगों के फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो जो फैसला दिया अदालतों ने, वो फैसला किसके प्रेशर में आके दिया? वो आके प्रेशर में दिया मिलिट्री के प्रेशर में। चीफ जस्टिस ने साथ ये भी बात कही कि बेसिकली अगर जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा ना होती तो जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे अदालत से छुटता तो वो फौरी तौर पे आके जियाउल हक के खिलाफ संगीन केसेस बनाता, सीरियस क्राइम के केसेस बनाता, जिसके बाद जो है वो जियाउल हक फंस जाता, उसको भी फिर फांसी के फंदे पे शायद जियाउल हक लटका होता। तो इस वजह से जियाउल हक ने इस बात को इंश्योर किया कि इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको फांसी मिलनी चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। और ये रेफरेंस जो है वो तकरीबन जुल्फिकार अली भुट्टो केस का जो रेफरेंस है, ये 11 साल पहले का सबमिट कराया हुआ है। रेफरेंस कहते हैं बेटा, किसी भी केस को रिव्यू करने की जो रिक्वेस्ट होती है उससे रेफरेंस कहते हैं। तो इन्होंने 11 साल पहले का पीपल्स पार्टी ने जो है वो रेफरेंस जमा कराया था और जिन जजेस को जमा कराया था वो सारे के सारे जजेस रिटायर हो चुके हैं। तो अब उन्होंने जो है वो ये फैसला दिया 11 साल के बाद इस रेफरेंस जमा कराने के जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है वो जो सजा दी गई थी, जो उनके ऊपर सेक्शन 302 यानी कि 302 का केस चलाया गया था। नहीं एडवोकेट साकिबा, ये नहीं होगा इसमें, ये जो है वो गलत था भाई। इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है वो इस तरह क्लियर करने का मकसद एक तो पीपल्स पार्टी को जो है वो पैसिफाई करना था। ठीक है, पीपल्स पार्टी को पैसिफाई करना था और ये रियलाइज करवाना था उन लोगों को कि जो कहते थे कि पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार जुल्फिकार अली भुट्टो है, तो उसको भी थोड़ा सा जो है ना कवर मिल गया और पीपल्स पार्टी की जो गिरती हुई साख थी वो भी जो है वो बहाल होगी। और साथ में ये भी पता चल गया कि अभी जो पाकिस्तान में सिचुएशन हो रही है इसमें अदालतें आज़ाद हैं, क्योंकि इसमें जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ओपनली जो है वो ये बात की है कि 1979 में जो है वो या 77 के से लेकर 1979 में ट्रायल चला था ना, तो दो साल 2-2.5 साल ये ट्रायल चलता रहा था। तो इस पीरियड में जो है वो फौज ने अदालतों को यरगमाल बनाया हुआ था, इस वजह से जो है वो उस वक्त अदालतें इंसाफ नहीं दे सकती थी। अब अदालतें इंसाफ भी दे रही हैं और ओपनली फौज को क्रिटिसाइज भी करी, इसलिए पाकिस्तान में जो है वो मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ। समझ आ रही बात की? हर चीज क्लियर कर दी कि पाकिस्तान में सिचुएशन बड़ी ठीक हो गई है। तो ये सारे सिचुएशंस को जो है ना इस कवर अप करने के लिए जो है सारे मामला किए गए। बहरहाल ये जो इवन इस केस में ये भी कहा गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो के केस की जो इन्वेस्टिगेशन है एफआईए ने बगैर उनको रिक्वेस्ट किए स्टार्ट कर दी और फिर भुट्टो को जो है वो कोई बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दिए गए, ना ही उनको जो है वो किसी किस्म का कोई ऐसा मौका दिया गया जिसमें वो अपने आप को जो है वो इनोसेंट प्रूव कर सकें। बस उनको जो मतलब ये था कि उनको हर हर हाल में फांसी पे लटकाना है, तो बस फांसी में लटकाने के लिए जो है वो 2 साल लगा दिए। खैर ये उनके ऊपर से जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर से ये दाग भी जो है वो उतर गया। उसके बाद आगे आ जाते हैं बच्चे, पाकिस्तान के दूसरे सेकंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट कौन से बने अभी पाकिस्तान में जो है वो सेकंड टर्म के लिए कौन से शख्स प्रेसिडेंट बने? सेकंड टर्म के लिए जो प्रेसिडेंट बने वो आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट बने। पहली दफा ये 2008 में बने थे, अब ये 2024 में बने। और आसिफ जरदारी जो है वो किस पार्टी के को चेयरमैन है? चेयरमैन तो बिलावल भुट्टो जरदारी है ना, को चेयरमैन कौन है? को चेयरमैन जो है वो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। 1967 में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी, उसके ये को चेयरमैन है। ठीक है, आसिफ अली जरदारी सेकंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने। तो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बनने के लिए
कितनी एज आपकी होना जरूरी है? पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी एज कम से कम 45 साल जो है वो होना जरूरी है, कम से कम 45 साल। और आपका मुसलमान होना लाजमी है या कंडीशनल है? आपको ऑप्शन है इसमें कि नॉन मुस्लिम भी बन सकता है। इसके अंदर मुसलमान होना लाजमी है, कंडीशनल है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी और प्रेसिडेंट के लिए भी, 45 ईयर्स एज। और प्रेसिडेंट की पावर्स पाकिस्तान के आइन के अंदर कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है? आर्टिकल 50 के अंदर। आर्टिकल 50 जो है वो डील करता है प्रेसिडेंशियल पावर्स को। उसके बाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर सिविलियन कमांडर इन चीफ होता है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का। अब ये जो आसिफ अली जरदारी तो हो गए हमारे पास प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारी पार्लियामेंट का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट आप तमाम लोगों को पता है कि बाई कैमरल है, जिसमें अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं। इसमें एक तीसरा एलिमेंट भी होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। तो अगर आपसे पेपर में सवाल आ जाए कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस ऑफ, तो आपने तीन चीजें कहनी है, प्रेसिडेंट, सेनेट एंड नेशनल असेंबली। ये तीन चीजें मिलके जो है वो क्या करती हैं? क्या करती हैं? सदर को सिलेक्ट करती हैं। ठीक है, सारे मिलके जो है वो सदर का इंतखाब करते हैं, और सॉरी सदर को सदर बनाते हैं या पार्लियामेंट बनाते हैं। यार क्या हो गया, अल्फाज गुम हो गए। प्रेसिडेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली तीनों मिलके पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट के तीन मेन पिलर्स होते हैं। सेनेट और नेशनल असेंबली ने लॉ मेकिंग करनी होती है और प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूवल देनी होती है। उसके बाद बच्चे आ जाता है प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान के जो 24वें प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी एज मिनिमम रिक्वायर्ड है, कि इतनी एज आपकी कम से कम होनी चाहिए? कम से कम 25 साल जो है वो एज आपकी होनी चाहिए टू बी अ प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान। ठीक है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का मुसलमान होना जरूरी है या नहीं है? पाकिस्तान के अंदर मुसलमान होना जो है वो जरूरी है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी इस वक्त जो है वो मौजूद है, डिप्टी पीएम। ये पाकिस्तान के 4th डिप्टी पीएम है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है इसहाक डार साहब। साहब भी लिखें भाई आगे, ऐसे इस तरह ना करें, इसहाक डार साहब। ठीक है, इसहाक डार एसवी लिख दिया ये साहब। इसहाक डार साहब जो है वो पाकिस्तान के 4th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और ही इज आल्सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह ताला जो है वो हम सब पे रहम करे। इसहाक डार इज आल्सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के सेनेट के जो है वो लीडर ऑफ द हाउस भी हैं। सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द हाउस भी यही हैं, और इसहाक डार। और क्या कहते हैं, इसहाक डार साहब जो है ये 4थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है? फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो है आपका जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। नूरुल अमीन वाज द फर्स्ट एंड टिल नाउ द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वो सेनेट चेयरमैन है बेटा। यूसुफ रजा गिलानी मेरे ख्याल में सेनेट चेयरमैन है। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। दूसरे नंबर पे उनकी जो वाइफ थी वो है, अब उनका नाम मेरे जेहन से निकल गया, क्या नाम था इनकी वाइफ का? बड़ा आसान था नाम था। तीसरे नंबर पे है चौधरी परवेज इलाही और चौथे नंबर पे जो है वो आपके इसहाक डार साहब हैं। बेनजीर की जो वालदा है, बेनजीर की जो वालदा है नुसरत भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो जो है वो दूसरी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पता है कौन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर? डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो चौधरी परवेज इलाही। चौधरी परवेज इलाही जो है वो पाकिस्तान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। नूरुल अमीन बेटा पाकिस्तान के पहले और शायद अभी तक के लिए उनके बाद कोई आया नहीं है। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज नूरुल अमीन। नूरुल अमीन जिनकी कबर मज़ार कायद आजम के जो मज़ार है वहां पर 5 लोगों की कबर है, उनमें से एक नूरुल अमीन की कबर भी है। तो ये पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। और एक बच्ची पूछ रही है कि उसका मैंने क्या बताया था, चले वो उनका जवाब दे दिया। जिया के दौर में क्या हुआ बेटा? ये जुल्फिकार अली भुट्टो के वाइस प्रेसिडेंट बने थे।
जुल्फिकार अली भुट्टो के वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीजें हो गई हमारी। उसके बाद आगे मूव करते हैं बेटा हम लोग। और बच्चे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नेवल स्टेशन है वो कौन सी है पाकिस्तान की? सबसे बड़ी नेवल स्टेशन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेवल स्टेशन जो है वो पीएनएस मेहरान है। पीएनएस मेहरान, ये कराची के अंदर है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो नेवल स्टेशन है। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? दूसरे नंबर पे आती है पीएनएस सिद्दीक। पीएनएस सिद्दीक। और ये पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जो है वो नेवल स्टेशन है। ये तुर्बत के अंदर है। ठीक है, तुर्बत के अंदर। और इस पे हुआ था 25 मार्च को दहशतगर्दों का हमला। मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही है बेटा? चले जी। तुर्बत का मैंने आपको क्या बताया था? तुर्बत जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है, और ये यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जो है वो नेवल स्टेशन है। क्या नाम है उसका? पीएनएस सिद्दीक जो है वो उसका नाम है। और पीएनएस मेहरान जो है वो कराची के अंदर है। ये पाकिस्तान की पहली लार्जेस्ट जो है वो, इसके ऊपर 25 मार्च 2024 को जो है वो बीएलए के टेररिस्ट ने जो है वो अटैक किया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है वो इन्होंने अटैक किया था। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ जाता है आपका। हाँ, पाकिस्तान के मौजूदा नेवल चीफ कौन है बेटा? पाकिस्तान के मौजूदा नेवल चीफ नवीद कौन? राणा नवीदुल हसन? नवीद अशरफ? एडमिरल नवीद अशरफ जो है वो पाकिस्तान के जो है वो नेवल चीफ है, एडमिरल नवीद अशरफ। अच्छा बच्चे, एडमिरल तो होता है नेवी के अंदर जो चीफ होता है उसका सबसे बड़ा रैंक होता है। एयरफोर्स के अंदर सबसे बड़ा रैंक जो है वो कौन सा है? मार्शल? एयर मार्शल नहीं बेटा, एयर चीफ मार्शल। हाँ, ये हो सकता है। एयर चीफ मार्शल जो है वो आपका एयर चीफ, चीफ एयर मार्शल नहीं, एयर चीफ मार्शल एसीएम होता है। एसीएम जहीर अहमद बाबर जो है वो आपके एयर चीफ मार्शल। इनके साथ जो आर्मी जो एयरफोर्स के चीफ होते हैं उनके नाम के साथ एसीएम लगता होता है। एसीएम स्टैंड्स फॉर एयर चीफ मार्शल। तो ये जो है वो हाईएस्ट रैंक है अभी जो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? नेवल हेडक्वार्टर। शाबाश राबेल बच्चे, बिल्कुल ठीक आपने बताया। कराची में किधर से आ गया? जो इस्लामाबाद में रहने वाले बच्चे हैं उन्होंने तो कभी ना कभी देखा होगा। इस्लामाबाद के अंदर है आपका जो है वो हेडक्वार्टर इसका नेवी का। आर्मी का हेडक्वार्टर कहां पर है? आर्मी का हेडक्वार्टर जो है वो रावलपिंडी के अंदर है। रावलपिंडी के अंदर जो है वो आर्मी का हेडक्वार्टर है। और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर? वो भी इस्लामाबाद के अंदर है। आईएसआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? वो भी इस्लामाबाद के अंदर है। ठीक है, आगे आ जाए। अच्छा बच्चे, फिर आपके होते हैं 2 अप्रैल 2024 को सेनेट के इलेक्शन। सेनेट इलेक्शंस हुए। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं बेटा, पाकिस्तान की जो सेनेट ये बनी कौन से साल में थी?
पाकिस्तान की जो सेनेट है, जो पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है, वो बनी कौन से साल में थी? वो बनी थी बेटा 1973 में। और हबीबुल्ला मरवत जो है ये पहले सेनेट चेयरमैन थे, हबीबुल्ला मरवत। अब सेनेट के अंदर जो मौजूदा चेयरमैन है वो कौन है? सेनेट के अंदर मौजूदा चेयरमैन, चले मैं आपको नाम बता देता हूं, क्लू देता हूं। वो पाकिस्तान के पहले प्राइम, किसी टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और वो पाकिस्तान की तारीख के, शायद दुनिया की तारीख के जो है वो पहले शख्स हैं जिन्हें सबसे छोटी सजा मिली है, 20 या 30 सेकंड की सजा मिली थी इनको। इनको 30 सेकंड की जो है वो सजा मिली थी। इनका नाम है सैयद यूसुफ रजा गिलानी। यूसुफ रजा गिलानी जो है जो कि पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है और अभी मौजूदा सेनेट चेयरमैन भी हैं। वो जो है क्या कहते हैं, उनको जो है वो 30 सेकंड की सजा मिली थी और अभी मौजूदा सेनेट चेयरमैन वही है। सेनेट के अंदर सबसे लंबा टेन्योर किस चेयरमैन का था बेटा? सबसे लंबा टेन्योर किस चेयरमैन का था? सबसे लंबा टेन्योर था वसीम सज्जाद का। इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर था, बाकी ने तो फिर अपना टेन्योर पूरा ही किया है। इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर था। और यंगेस्ट सेनेट चेयरमैन कौन थे? यंगेस्ट सेनेट चेयरमैन कौन थे बेटा? सादिक संजरानी। ही वाज ऑलमोस्ट 42 43 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम जब ये सेनेट चेयरमैन बने थे। और सादिक संजरानी वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम विच प्रोविंस? ही वाज फ्रॉम बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से जो है वो ये पहले शख्स थे। अब पाकिस्तान की जो सेनेट है इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है बेटा? पाकिस्तान की सेनेट में नंबर ऑफ सीट्स है 96। नेशनल असेंबली के अंदर कितनी है? नेशनल असेंबली के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 336। 336। इसमें से जनरल सीट्स कितनी है? 266 जनरल सीट्स हैं। खवातीन की कोटा की सीट्स कितनी है? खवातीन के कोटा की सीट्स हैं 60। और माइनॉरिटीज की कितनी सीट्स हैं? माइनॉरिटीज की सीट्स हैं 10। अगर आपको पेपर में सवाल आ जाए कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में रिजर्व सीटों की तादाद कितनी है, तो क्या आंसर बताएंगे? 60, 10 या 70? पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में रिजर्व सीटों की तादाद कितनी है? रिजर्व सीटों की तादाद जो है वो आपकी 70 है। 70 सीट्स आर रिजर्व्ड। और फिर रिजर्व्ड के अंदर जो वो फर्दर सेग्रीगेशन है, 60 सीट्स फॉर वुमेन एंड 10 सीट्स फॉर माइनॉरिटीज। यहां तक बात समझ आ गई है? अब पाकिस्तान की सेनेट के अंदर तमाम सूबों की 23 सीट्स हैं। तमाम सूबों की 23 सीट्स हैं और 4 सीट। मेरी आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? चारों सूबों की बेटा जो सीट्स की तादाद है वो क्या है? 23 है। और फेडरल की सीट्स जो है वो 4 है, तो टोटल मिला के 96 सीट्स जो है वो आपकी सेनेट की है। और सेनेट का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट क्या है? सेनेट का मेंबर बनने के लिए व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एज? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एज इज 30 ईयर्स। 30 साल जो है वो आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप 30 साल के हैं तो आप सेनेट के जो है वो मेंबर बन सकते हैं। और नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या एज लिमिट है? नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए जो एज लिमिट है वो आपकी कितनी है? वो आपकी 25 ईयर्स है। अब पाकिस्तान के जो सेनेट के इलेक्शंस 2 अप्रैल 2024 को हुए, उसके नतीजे में जो है विक्टोरियस पार्टी जो थी वो पीपल्स पार्टी, दूसरे नंबर पे पीएमएलएन, तीसरे नंबर पे जो है वो पीटीआई आई। तो पीपल्स पार्टी को सीट्स 3 सीटें ज्यादा मिली, नून लीग को 2 सीटें ज्यादा, और पीटीआई जो है वो उनकी 10 सीटें कम हो गई। तो अभी जो सेनेट के चेयरमैन है वो है यूसुफ रजा गिलानी। लीडर ऑफ द हाउस कौन है? लीडर ऑफ द हाउस है बेटा आपके, क्या कहते हैं इसको, यूसुफ रजा गिलानी। और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनका नाम क्या है? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है शिबली फराज। शिबली फराज जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है।
उसके बाद बच्चे आगे बात करते हैं हम लोग। और आप लोगों को पता ही होगा कि 2024 के अंदर आजाद कश्मीर में कुछ, चलिए आजाद कश्मीर को बाद में डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान ने 12 अप्रैल को जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है। नाम बता सकते हैं आप उसका? ये इधर किधर चला गया? जी, इसका नाम है लीवा जैनबियोन। लीवा जैनबियोन जो है, इसको पाकिस्तान ने जो है वो क्या किया है? लीवा जैनबियोन बेसिकली एक ग्रुप है जिसको पाकिस्तान ने जो है वो टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है। ये लीवा जैनबियोन जो है वो ग्रुप किस फिरके से ताल्लुक रखता होगा? ये ग्रुप शिया स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, शिया स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है। और ये सीरिया के अंदर जो सीरियन सिविल वॉर चल रही है उसमें जो है वो इनकी इन्वॉल्वमेंट है। इनको जैनब ब्रिगेड भी कहा जाता है, जैनब ब्रिगेड भी कहा जाता है, जैनबियोन ब्रिगेड भी कहा जाता है, और हिजबुल्लाह पाकिस्तान भी कहा जाता है इनको। इनको हिजबुल्लाह पाकिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है बेसिकली जो है वो जब बनाया गया था तो इसका सीरिया के अंदर एक मॉस्क है, सैयदा जैनब मॉस्क, उसकी हिफाजत के लिए जो है उसको बनाया गया था। और इसके अंदर जो है वो पाकिस्तानी और ईरान की जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो ज्यादातर जो इसमें शामिल हैं। और पाकिस्तानी फाइटर्स की तादाद आज की तारीख में देखी जाए तो इसके अंदर जो पाकिस्तानी शिया कम्युनिटी के लोग हैं 800 लोग जो है वो इसमें शामिल हैं। ये पाकिस्तान ईरान दोनों से ऑपरेट करता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ये मौजूदा ग्रुप पाकिस्तान का है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने जो है वो इसको 2024 में जो है वो टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया, और वो किसके कहने पे किया है? हमारे प्यारे दोस्त अमेरिका के कहने पे। और अमेरिका ने कौन से साल में इसको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया था? अमेरिका ने 2019 के अंदर जब इसको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया था। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं 2024 के अंदर आजाद कश्मीर में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, याद है आप लोगों को? 10 तकरीबन 13 मई तक, 14 मई को बल्कि खत्म हुए थे। 6-7 दिन जब चलते रहे थे। बेसिकली बेटा इसमें हुआ क्या था कि 8 मई 2024 से लेके 14 मई तक ये प्रोटेस्ट चले थे। और बेसिकली इसकी डिमांड क्या थी? इन्होंने जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने बेटा एक कमेटी बनाई थी, लेट मी रिमूव, ये बच्चे जो है वो पता नहीं क्या करते रहते हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था JACC, JAAC। JAAC जो है वो बेसिकली कहा जाता है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसके अंदर मुख्तलिफ ट्रेडर्स शामिल थे, ट्रांसपोर्टर्स शामिल थे, लॉयर्स शामिल थे, और साथ में स्टूडेंट्स शामिल थे। मतलब आप कह सकते हैं सिविल सोसाइटी जो है, अगर आप ट्रांसपोर्टर्स भी बेचारे उसी में डाल दे, सिविल सोसाइटी जो थी उन्होंने मिलकर एक कमेटी बनाई थी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। और बेसिकली जो है वो इनका जो है वो क्या मकसद था, इनकी डिमांड ये थी कि आप 3 चीजों को जो है वो सस्ता कर दें। 3 चीजें: आटा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वीट फ्लोर एंड इलेक्ट्रिसिटी, गंदुम, आटा और इलेक्ट्रिसिटी, इनकी कीमतें जो है वो कम कर दें। और फिर इन्होंने काफी सारे हंगामे किए, तो फिर हुकूमत प्रेशर में आ गई और हुकूमत ने आकर इनको फिर सब्सिडीज भी दी। इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड ये थी कि हमें जो है वो वीट के ऊपर सब्सिडी दी जाए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है वो कम की जाए। 8 मई से लेकर 14 मई तक बेटा इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम की जाए। जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको अननेसेसरी जो आपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए हैं वो वापस लें। हमारे सूबे को ग्रेटर ऑटोनॉमी दें, ठीक है। और स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया जाए, स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया जाए। और यहाँ पे निगोशिएशंस भी होते रहे। अल्टीमेटली 13 मई को जो है वो फिर हुकूमत के साथ इनका एक मुआहिदा साइन हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो है वो 23 बिलियन रुपीस का जो है वो
23 बिलियन रुपीज का एक जब पैकेज अनाउंस किया इनके लिए, जिसमें जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल जो है वो हल किए जाएंगे। इसी तरह जो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर है, उनका क्या नाम है आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम? यहाँ पे कोई बच्ची है एडवोकेट साकिबा, तो कश्मीर से यहाँ। बेटा बताएं जी, वजीर आजम कौन है आज़ाद कश्मीर के? चौधरी अनवारुल हक। चौधरी अनवारुल हक जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आटे के थैले की कीमत जो है वो कम कर दी। 40 किलोग्राम का आटा जो कि पहले 3100 रुपए का मिलता था, उसको कम करके 2000 रुपए का कर दिया। यानी कि कितने रुपए किलो पड़ गया आटा? 50 रुपए किलो आटा पड़ गया। 50 रुपए किलो आटा जो है वो पड़ गया। पाकिस्तान में क्या रेट चल रहा है इसका आटे का? कितने रुपए किलो चल रहा है आजकल? कोई 90 कह रहा है, कोई 150 कह रहा है, कोई 200 कह रहा है। चले भाई, जितना भी है बहरहाल कश्मीर से महंगा है। इस एग्रीमेंट में एक बात ये भी डिसाइड हुई कि हुकूमत ये नहीं है कि आगे जाकर कुछ अरसे के बाद जो है इन कीमतों को बढ़ा देगी। उन्होंने कहा कि ये कीमतें फिक्स रखनी है आपने। तो 2000 रुपए जो है 40 किलो के आटे का थैला रख दी गया। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है बेटा, पहले 100 यूनिट के ऊपर जो है वो 3 रुपए होगी। उसके बाद 101 से लेकर 300 यूनिट तक जो प्राइसेस होंगी वो कितनी कर दी गई? पर यूनिट प्राइस जो है वो होगी 5 रुपए। और 300 से ऊपर जितने भी यूनिट होंगे उनकी पर यूनिट प्राइस होगी 6 रुपए। 6 रुपए। हाँ, वो बच्ची कह रही है कि सर हमारा पिछले महीने कश्मीर के अंदर जो बिल आया है वो 326 रुपए का है। आपका घर खाली तो नहीं पड़ा हुआ? इस तरह तो मैं भी क्लेम कर सकता हूँ कि मेरा लाहौर के अंदर जो बिल आया है वो 500 रुपये आया है। मेरा बिल 500 रुपये आया है, तो इसका मतलब है कि मैं भी, मेरा घर भी खाली पड़ा हुआ है, तो मेरा 500 रुपये बिल आ गया है। अच्छा, यूज किया है पूरा महीना? नहीं, पूरा महीना भैया एडवोकेट साकिबा ने यूज किया है, तो ठीक है, उनका बिल वहां पे हो सकता है कश्मीर में मसले हल हो गए। और कमर्शियल यूज की बात करें बेटा, तो 10 रुपए पर यूनिट जो है वो कमर्शियल बिजली है। कमर्शियल बिजली की प्राइस जो है वो वहां पर 10 रुपए पर यूनिट कर देगी। और 300 यूनिट से नीचे के लिए, 300 यूनिट से ऊपर जो है वो 15 रुपए पर यूनिट होगी। तो अब आप देख लें कि कश्मीर के लोगों ने जो है वो थोड़ा सा हंगामा किया, थोड़ी सी एफर्ट लगाई, और उसके बाद क्या हुआ, उनको जो है वो इतनी सहूलत मिल गई। तो ये बच्चे कश्मीरी लोगों की स्ट्रगल थी, जो उन्होंने जिसने उनकी जिंदगियों को सुकून में ले आए। तो 14 मई को जो है वो फिर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो है वो अपनी जो एहतजाज है उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, और जो है वो सुकून से जाके अपने घरों में बैठ गए। आपको बच्चे याद है जड़ावाला वाला एक वाकया हुआ था, जिसमें कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के तकरीबन ऊपर हमला किया गया था पिछले साल अगस्त के अंदर ही, और उसमें 20 के करीब चर्चेस को आग लगा दी गई थी। याद है आप लोगों को? इसका जो मरकजी मुलजिम था वो किस मजहब से ताल्लुक रखता था? वो क्रिश्चियन था। वो क्रिश्चियन था, ठीक है। दो क्रिश्चियन भाई थे, जिनमें से गिल्टी शायद एक को ही करार दिया गया। इनको साहिवाल से जो है वो अरेस्ट किया गया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्लास्फेमस कंटेंट जो है, पता नहीं खुद से था या जिस तरह भी था, इन्होंने बना के उसको सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया, पर्टिकुलरली टिकटॉक के ऊपर। और वहां से फिर जो है वो पूरी टिकटॉक पे फैल गया, और वहां से फिर ये हंगामे शुरू हुए। तो इसका जो मरकजी किरदार था इस जो क्या कहते हैं इस हंगामे के पीछे, जो जिसका आप मरकजी किरदार का हाथ कह सकते हैं, वो एक क्रिश्चियन पर्सन था। दो भाई थे, दोनों ने बेसिकली ये काम किया था। उनमें से सजा शायद एक को हुई है, सजाए मौत हो गई है उसको। अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, बट उसको सजाए मौत हो गई है। और वो उसको साहिवाल से पकड़ा था इन्होंने।
तो उसको जो है वो क्या कहते हैं 295, क्या 295 के साथ कौन सा नंबर लगता है जिसके ऊपर उसको सजा दी गई है या उसके चार्जेस लगाए गए हैं? ब्लास्फेमी के लिए 295 कौन सा नंबर यूज होता है, उसके साथ अल्फाबेट लगता होता है, ABCD, कौन सा लगता है? 295C ब्लास्फेमी के लिए जो है वो 295C लगता है। इसको 295C के तहत जो है वो 10 साल जो है वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स उभारने पे सजा मिली है, 7 साल जो है वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पे, और 5 साल जो है वो इसको एंटी टेररिज्म चार्जेस के ऊपर जो है वो अलॉन्ग विद फाइन इसको सजा दी गई है। तो ये बच्चे यहाँ तक ही आज का हम कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो कुछ मेजर इवेंट्स हैं उनको अगली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपको समझ आया? अगर समझ आया तो